चलो चार्ज वाला चैप्टर पढ़ेंगे। एक दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट। पहली चीज कि चार्ज की कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा एग्जेम्पशन से होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी होती है। तो अभी जब मैं चार्ज पढ़ाऊंगा तो आप इसको एक बार सुनते जाना, ठीक। पर जब हम एग्जेम्पशन पढ़ेंगे ना तब पूरा अप्लाई करेंगे और कनेक्ट करेंगे। अभी कनेक्ट करने जाऊंगा ना तो दिक्कत ये हो जाएगी कि एग्जेम्पशन का आधा मेरे को यहां बोलना पड़ जाएगा, तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी हो जाएगी, 4 चैप्टर ही खत्म नहीं होगा, फिर बहुत लंबा चल जाएगा। तो जब एग्जेम्पशन पढ़ाऊंगा तो चार्ज को कनेक्ट करूंगा। अभी एक बार के लिए आपको सिर्फ चार्ज चैप्टर पढ़ा रहा हूं और जो अभी चार्ज से रिलेवेंट है, जो इससे रिलेट करता है, वो आपको अभी अभी बताते जाऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करूं? चलो लेट स्टार्ट। चार्ज ऑफ जीएसटी, इसमें हम रिवर्स चार्ज की बातें पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें रिवर्स चार्ज ही इंपॉर्टेंट होता है और वही आपको ध्यान रखना होता है सर, ठीक। इसमें सबसे पहले जीटीए वाली सर्विसेज, अब तो ये भी खास हो गई है सर, क्योंकि इसमें भी अमेंडमेंट हो गया। पहले क्या होता था, जीटीए वालों के पास सर रिवर्स चार्ज का ऑप्शन नहीं होता था, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 5% में रिवर्स चार्ज में जाते थे। अब ऐसा नहीं है सर, जीटीए वालों को ऑप्शन दिया गया भाई तुमको जमता है तो 5% में फॉरवर्ड में रहो, नहीं तो रिवर्स में रहो। तो अपन जीटीए वालों को कैसे याद रखते हैं सर, जीटीए वाले ने अगर सर्विसेज प्रोवाइड किए सर टू कंज्यूमर टू अनरजिस्टर्ड पर्सन तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसका वो अपने पास वो भी होता था, याद है चार्ट को, एक मिनट यार, इसका चार्ट था ये वाला था, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बट ये चार्ट था अपने पास, ये देखो। जीटीए वाले ने अगर अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल या कंज्यूमर को प्रोवाइड किया तो एग्जेम्प्ट है, ठीक। फिर हम बोलते थे जीटीए वाला, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि वो कितने परसेंट में चलना चाहता है, 5 की 12 में चलेगा जीटीए वाला तो फॉरवर्ड चार्ज, 5% में चलेगा तो सर ये चेक किया जाएगा सामने कौन है, अगर सर अनरजिस्टर्ड पर्सन है या कंज्यूमर है तो एग्जेम्प्ट है। सर अगर स्पेसिफाइड पर्सन है तो सर ऑप्शन है जीटीए वाले के पास कि सर फॉरवर्ड चार्ज चलना चाहता है कि रिवर्स चार्ज चलना चाहता है, ये अमेंडमेंट का पार्ट है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में इसका रिलेवेंस है, ठीक है। क्लियर हुआ ये सबको? उसके बाद जीटीए वाले के बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में कौन कौन आता है याद है? लिस्ट थी, फैक्ट्री रजिस्टर्ड, सोसाइटी रजिस्टर्ड, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर पर्सन रजिस्टर्ड, ठीक है, फिर बॉडी कॉर्पोरेट आ जाते हैं, फिर पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सब आ जाते हैं सर, ठीक है। RCM नॉट एप्लीकेबल इफ रेसिपिएंट रजिस्टर्ड ओनली फॉर TDS। अब हमारे लिए इसका रिलेवेंस बन जाता है क्योंकि अब हम TDS TCS चैप्टर भी पढ़ते GST में, तो इसलिए हमारे लिए इसका रिलेवेंस है, अदरवाइज तो हम पहले इसको कैजुअली पढ़ के निकलते थे सर, ठीक है। इसमें जनरली TDS के लिए कौन आते हैं सर, हम बोले गवर्नमेंट, जनरली कौन कवर होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसीज कवर होती है, ठीक है। इसके बाद हमने बोला था सर अगर लीगल सर्विसेज है, ठीक है, बाय एन इंडिविजुअल है, ठीक, इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग अ सीनियर एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, अगर वो बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो सर उस केस में रिवर्स चार्ज। इसमें बहुत सारी कहानी किससे होते थे सर कि सर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करेगा, तो अगर बिजनेस एंटिटी है उसका भी टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, ठीक है, तो उस केस में रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी की बात आती ही नहीं है, एग्जेम्प्ट हो जाती है बात, ठीक है। ये एग्जेम्पशन से कनेक्ट करता है और सबसे ज्यादा एग्जेम्पशन से कनेक्ट यही तो करता है, क्योंकि यहाँ पर पहले एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को, फिर फॉर्म ऑफ एडवोकेट को, फिर गवर्नमेंट को, लाइन से सबको, उसी में तो बहुत सारी चीजें आती है। तो जब एग्जेम्पशन पढ़ेंगे तो मैं वहां पर डिटेल में इसको कवर करूंगा, ठीक है। अभी एक बार जस्ट यहाँ के लिए रिलेवेंट बातें करेंगे। फिर बातें हमने ये करी सर, अगर एक आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल है और वो अगर बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड कर रहा है और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड कर रहा है थ्रेशोल्ड लिमिट से, तो सर बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज पे जीएसटी पे करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड और रिवर्स चार्ज तो क्लियर है ना सर? फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है सर, सप्लायर पे करता है गवर्नमेंट को, रिवर्स चार्ज क्या होता है सर, रेसिपिएंट पे करता है गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद देखो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म, ये भी बहुत जबरदस्त होता है, एग्जाम में गजब आता है सर।
स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड की गई है टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। कोई भी प्रोवाइड कर सकता है सर स्पॉन्सरशिप, कोई भी, एनी पर्सन, ठीक है, जिसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म है तो रिवर्स चार्ज है। और अगर ना ही बॉडी कॉर्पोरेट है ना ही पार्टनरशिप फर्म है तो उस केस में रिवर्स नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज तो अभी भी जिंदा है ना। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना एग्जाम में। कई बार क्या होता है, हमें लगता है अरे यार रिवर्स नहीं है तो छोड़ दे, तो एग्जाम हो गया, नहीं सर, फॉरवर्ड चार्ज तो अभी भी जिंदा है। मतलब याद रखना, अगर कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड की गई है तो उस केस में अभी भी फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद सर इसका रिलेवेंस तो हमेशा से होता है सर, सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, टू अ बिजनेस एंटिटी। और अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड करता है अप टू द थ्रेशोल्ड लिमिट तो उस केस में सरकार बोलती है बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में देगी। इसमें बहुत सारी कहानियां होती थी जो हम एग्जामिनेशन में कवर करते थे सर, कि सर वैल्यू ऑफ सर्विसेज 5000 से ज्यादा होना चाहिए सर, याद आया? वो सब चीजें हम एग्जामिनेशन में कवर करेंगे सर। इसमें कुछ चीजें हमने एक्सक्लूड किया था, कुछ चीजें एक्सक्लूड किया, मतलब इन सब चीजों में अभी भी फॉरवर्ड चार्ज चल रहा है सर। तो रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी है, ठीक है, रेंटिंग से रिलेटेड मैं बोलता हूं अभी भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि रेंटिंग में ना बहुत गजब अमेंडमेंट्स हुए, बहुत बहुत चेंजेस हुए, बहुत चेंजेस हुए। रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग, वो जो एग्जेम्पशन में चेंज हुआ है उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। तो जब अपन ये पढ़ेंगे ना एग्जेम्पशन वाली, वो रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस, वहां पर जब उस एग्जेम्पशन को पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ जो चार्ट है जो मैंने क्लासेस में भी रेगुलर बनवाया था वो वापस वहां पर ध्यान देंगे, क्योंकि वहां से रिवर्स चार्ज की कनेक्टिविटी बनती है। ठीक है, तो रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, अगर रेंटिंग कर रहे सर इमोरल प्रॉपर्टी कोई भी गवर्नमेंट अगर किसी बिजनेस एंटिटी को, तो फॉरवर्ड चार्ज में सर। फिर स्पेसिफाइड सर्विसेज स्पेसिफाइड बिलो, देखो सर्विसेज बाय वे ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, इसके आगे इन्होंने ऐड किया था एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये किस में रहेगा सर? फॉरवर्ड चार्ज। अगर गवर्नमेंट ने सर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वाली सर्विसेज प्रोवाइड की किसको, किसी बिजनेस एंटिटी को, तो वो फॉरवर्ड चार्ज में सर। सर्विसेज इन, कहां गया, इन relation to an aircraft or vessel inside or outside the precinct of a port or airport, सरकार बोली ये भी फॉरवर्ड चार्ज है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर, अगर बिजनेस एंटिटी वगैरह को प्रोवाइड किया जा रहा है तो ये फॉरवर्ड चार्ज में सर। इसके बाद था सर सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहां पर एक्सक्लूडिंग है, देखो ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड था, है ना, यहां पर एक्सक्लूडिंग है, वहां पर हम लेके चल रहे थे, यहां पर हम बाहर कर रहे हैं सर। ठीक है, कोई है क्या? हाँ वो एक नंबर, चलो पढ़ते। सर्विसेज सप्लाइड बाय, इसके लिए चोर आएगा, लाइट चालू करेगा, टेबल हिलाएगा और उसके बाद एकदम इज्जत से चोरी करेगा। Services supplied by the central government excluding the Ministry of Railway, Indian Railway, state government, union territory or local authority by way of renting of immoral property to a person registered. सर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज, ठीक है, अनरजिस्टर्ड रहा पर्सन तो फॉरवर्ड चार्ज, अभी भी जिंदा है फॉरवर्ड। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसी पे लड़ाई हुई है सर, पूरी जिंदगी की लड़ाई इस पे आके हो गई है सर। वो जो एग्जामिनेशन के साथ कनेक्ट करेंगे ना, इसी को करेंगे सर। सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन है तो रिवर्स चार्ज, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं, ये जब हम वहां पर पढ़ेंगे ना एग्जामिनेशन के साथ, एग्जामिनेशन पढ़ाते टाइम इसको प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करके बताऊंगा, अभी बताना पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं पढ़े हम, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने और आगे पढ़ना स्टार्ट किया था, सर्विसेज बाय सप्लाइड बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एफएसआई, ठीक है, और डेवलपमेंट राइट्स। ठीक, ये किसको हम ट्रांसफर करते हैं? प्रमोटर्स को, तो सरकार बोली प्रमोटर बड़ा पर्सन है, हम इससे रिवर्स चार्ज मिलेंगे। फिर लॉन्ग टर्म लीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सर, ये किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रमोटर्स। सरकार बोली सिंपल सी बात है सर, हम प्रमोटर्स से चार्ज करेंगे। एक ये वाला पॉइंट है जिसपे आपसे जंग लड़वा देंगे सर इन लोग,
ठीक है, ये बहुत प्यारा सा पॉइंट है जिसपे अच्छी खासी जंग लड़ी जा सकती है सर। मैं शायद इसका क्वेश्चन कहीं तो देखा था, अच्छा क्वेश्चन है इसका। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेट कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट। अगर सर वो अपनी सर्विसेज में प्रोवाइड कर रहा है तो वो तो वैसे ही शेड्यूल 3 में कवर है। सर आउटसाइड द सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में। आई बात समझ? सर्विसेज थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो पहले एम्प्लॉयमेंट में कुछ काम करके दे रहा है डायरेक्टर, तो वो वैसे ही सर शेड्यूल 3 में है, बात ही खत्म हो जाती है। बट आउटसाइड द एम्प्लॉयमेंट अगर कोई डायरेक्टर प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज किसको, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में रिवर्स चार्ज है। ठीक है। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एनी पर्सन कैरिंग ऑन द इंश्योरेंस बिजनेस, इसका क्वेश्चन देखा है मैंने। तो सर इंश्योरेंस कंपनी बड़ी है, एजेंट छोटा है, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसीज। याद करो जब मैं आप लोगों से टेस्ट लिया था या कहीं पर, तो एक बार आप लोग सब घूमे थे, जब मैं बोला भी था सर ये रिकवरी एजेंट कौन अपॉइंट करता है, तो रिकवरी एजेंट बहुत सारे लोग भूल गए थे। बैंकिंग, एनबीएफसी सब कवर्ड होते हैं सर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो रिकवरी एजेंट छोटा आदमी है, बैंक्स, एनबीएफसी ये लोग बड़े हैं सर, ये लोग रिवर्स चार्ज में देंगे। फिर सर्विसेज सप्लाई बाय वे ऑफ म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट, ठीक है, ओरिजिनल वर्क काम करते हैं सर, ड्रामेटिक म्यूजिक आर्टिस्टिक वर्क वाला, इन लोग म्यूजिक कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं सर। ठीक है, सरकार बोलती है ये लोग बड़े लोग हैं, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर, ये लोग बड़े लोग हैं सर। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज ऑथर वाली सर, जहां पर सर ट्रांसफर ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वगैरह होती है सर। सरकार बोल रही है ऑथर छोटा पर्सन है, जो पब्लिशर होता है वो बड़ा आदमी है, हम उससे लेंगे। बट अगर ऑथर पब्लिशर को खुद बोल दे कि नहीं नहीं मैं सामने से रजिस्टर्ड हूं, मैं ही टैक्स दूंगा, तो उस केस में ऑथर अगर ये चीज लिख के दे दे, रजिस्टर्ड हो, तो फिर नेक्स्ट 1 ईयर तक फिर ऑथर खुद टैक्स देगा, फिर पब्लिशर नहीं आएगा पिक्चर में। आई बात समझ? रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, फिर फॉरवर्ड चार्ज चले जाएगा। उसके बाद देखो सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय द मेंबर ऑफ ओवरसीज कमिटीज टू आरबीआई। अगर ओवरसीज कमिटीज है, बाहर की कमिटी अगर आरबीआई को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो सर आरबीआई रिवर्स चार्ज में देगी। और थोड़ा ध्यान इसलिए भी रखना क्योंकि आरबीआई की सर्विसेज को हमने एग्जेम्पशन की लिस्ट से बाहर कर दिया है। ठीक है, तो अब आरबीआई की सर्विसेज पे जीएसटी की बातें आ गई है, थोड़ा ध्यान रखना इसको। ठीक, इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन देखा है सर, इस बार के आरटीपी में क्वेश्चन है इसका, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डीएसएस, बस वहां पर यही नहीं लिखा था, साले ने डीएसए लिखा है, इंडिविजुअल नहीं लिखा है। तो मतलब वो आपको प्यार से, अच्छा ये भी नहीं बोला आगे बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी नहीं बोला, बट जब शुरुआत का क्वेश्चन है ना, शुरुआत में लिखा हुआ है एबीसी, एक एग्जांपल है एबीसी कंपनी लिमिटेड, तो ऑब्वियस सी बात है कंपनी मींस बॉडी कॉर्पोरेट की बात हो गई है। तो आपके दिमाग में ये जाना चाहिए नीचे इंडिविजुअल नहीं दिया, ऊपर कंपनी का नाम दिया, मतलब जो डीएसए है वो कौन होगा, कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट। ये बड़ी प्यारी सी चीज है, मतलब ऐसा नहीं है टफ है, बट घुमाने की कोशिश किया, गजब घुमाने की कोशिश किया। ठीक है, तो सर्विसेज सप्लाइड बाय इंडिविजुअल डीएसएस अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना सर, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, नहीं तो घूम जाओगे। अच्छा क्वेश्चन है वो आरटीपी का भी। ठीक है, तो इंडिविजुअल डीएसएस के अलावा अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, इन लोगों को हमने बाहर किया। किसको कवर किया हमने? इंडिविजुअल डीएसएस। इंडिविजुअल डीएसएस, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, ये छोटे लोग हैं सर, ये लोग अगर सर्विसेज किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी को। तो सरकार बोलती है बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी बड़े लोग हैं। अब जैसे वो आरटीपी वाला क्वेश्चन, अब उसमें तो कंपनी डीएस है, अब अगर कंपनी डीएस है तो फिर तो फॉरवर्ड चार्ज रहेगा। अरे एग्जाम थोड़ी किए हम इनको सर, एग्जाम नहीं है, इंडिविजुअल के केस में रिवर्स चार्ज है, बाकी केस में अभी भी टैक्सेबिलिटी है, बट फॉरवर्ड में चल जाओगे आप, थोड़ा ध्यान रखना सर इसको। ठीक है, उसके बाद सर्विसेज बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी, सर ये बैंकिंग कंपनी रिवर्स चार्ज में। अच्छा, इससे रिलेटेड भी जबरदस्त बात है सर, हम जब एग्जेम्पशन पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, वो रूरल एरिया सेविंग अकाउंट, इंश्योरेंस रिलेटेड टू रूरल एरियाज, उसको हम एग्जाम भी करते हैं, वो ध्यान देंगे सर।
सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट। एक एजेंट है जो अपने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो सरकार बोलती है बिजनेस करस्पॉन्डेंट बड़ा है, वो एजेंट छोटा है, तो हम बिजनेस करस्पॉन्डेंट से बात करेंगे भाई जीएसटी की। ये तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, इसको कभी नहीं छोड़ना। सिक्योरिटी सर्विसेज, सर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। और याद रखना, जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए सर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला। मैंने ना पता नहीं कहीं पर एक जगह क्वेश्चन देखा था, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एलएलपी। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना सर, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं जिसपे वो आपको घुमाने की कोशिश करेगा। एलएलपी दे देगा, पार्टनरशिप, क्यों भाई सिक्योरिटी सर्विसेज पार्टनरशिप फर्म नहीं दे सकती? वो भी दे सकती है, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। भैया अगर बॉडी कॉर्पोरेट आ गई ना सिक्योरिटी सर्विसेज के केस में, तो फिर रिवर्स चार्ज की बात मत करना। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विसेज बाय एनी पर्सन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर बात? तो सरकार बोली फिर रजिस्टर्ड पर्सन बड़ा आदमी भाई, उसी से हम रिवर्स चार्ज में जीएसटी की बात करेंगे। ठीक, और सामने वाला अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉरवर्ड चार्ज, एग्जाम नहीं है सर, फॉरवर्ड चार्ज। आरसीएम नॉट एप्लीकेबल इफ रजिस्टर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। तो इसमें कौन कवर होते हैं? गवर्नमेंट। अब तो हम टीडीएस बहुत अच्छे से पढ़े हैं सर, तो टीडीएस से हमें बहुत अच्छे से ध्यान रहना चाहिए। और जब जिस दिन हम टीडीएस रिवाइज करेंगे ना सर, तो उस दिन ये बहुत रिलेवेंस रहेगा आपका। अब आपकी देखो धीरे धीरे कनेक्टिविटी कैसे अच्छी होगी। जैसे फर्स्ट टाइम आप टीडीएस पढ़े, फिर अभी टेस्ट दोगे तो उसका पढ़ोगे, फिर उसके बाद अभी जब इसको अपन रिवाइज करेंगे तो पढ़ोगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 2 से 3 बार टीडीएस हो जाएगा ना, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा अच्छा सर वो टीडीएस का ऐसा रिलेवेंस, ऐसी कनेक्टिविटी है। ठीक है, और रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10। सेक्शन 10 में कौन आता है सर? कंपोजिशन वाले लोग। ठीक है, उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल प्रोवाइडेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। सर इसके लिए याद है अपन चार्ट पढ़ते थे, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इसका भी परसेंट के लिए लड़ाई थी 5 और 12। याद करो ना, ऐसे चार्ट था, नीचे कहां गया यार ये चार्ट है, आगे रे, ये रहा देखो, 5 और 12 की लड़ाई होती थी। हमने बोला था सर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो रिवर्स चार्ज है। क्लियर? सर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सामने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज। फिर हमने बोला सर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर सरकार बोली आगे पढ़ी क्यों रहे गधे, फॉरवर्ड चार्ज। आई बात समझ? तो एक ही केस है रिवर्स चार्ज का, बाकी सब केसेस में फॉरवर्ड चार्ज होता है। और अगर आप 12% ले लिए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई सर, फिर तो वो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में चले जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता था सर्विसेज ऑफ लेंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम। याद है ना सर, यहाँ पर सामने वाला सिक्योरिटी लैंड करता था, सर लेंडर अपनी सिक्योरिटी लैंड करता है किसको? बोरोअर को। तो सरकार बोली जीएसटी की बात हम किससे करेंगे? बोरोअर से। ठीक है, इसके बाद कुछ चीजें, ये पॉइंट याद रखना सर, ये अगर ग्रीन कलर में तो अमेंडमेंट है, इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। क्या बोलना चाह रहे हैं? कोई भी डायरेक्टर पर्सनल उसमें पर्सनल कैपेसिटी में वो अगर रेंटिंग ऑफ मोटर प्रॉपर्टी या तो वो बॉडी कॉर्पोरेट कर रहा है ना, मतलब डायरेक्टर जो है वो, तो वो रिवर्स चार्ज में पेबल नहीं है। अब आप समझ रहे हो, डायरेक्टर वाला जब पॉइंट पढ़ता हूँ तो कितनी लड़ाई करता हूँ मैं। पहला तो साला अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस है तो शेड्यूल 3 पढ़ ही क्यों रहा हूँ। अब दूसरा मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ काम कर रहा है तो वो उस पर रिवर्स नहीं है। पर ये कहां बोला मैंने जीएसटी नहीं है, तो ये जीएसटी है, जीएसटी है पर रिवर्स में नहीं है। अच्छा, जो पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है उसमें इन्होंने स्पेसिफिक लॉ जो आया, अमेंडमेंट आया, वो रेंटिंग ऑफ किससे रिलेटेड आया?
इमूवेबल प्रॉपर्टी। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी स्पेसिफाइड शेड्यूल 2 में क्या है? सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस है। याद आया ना? तो ये चीजें थोड़ी सी कनेक्ट करके ध्यान रखना। अच्छा, पर्सनल कैपेसिटी से बाहर निकला, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई और सर्विसेज है जो डायरेक्टर ने दी किसको? कंपनी को, तो वो किस में जाएगा? रिवर्स चार्ज। इसीलिए मैंने बोला डायरेक्टर का पॉइंट याद रखना, कुछ उसका रिलेवेंस जबरदस्त है। मेरे को क्या पता इससे कैसा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगी, ये तो समय ही बताएगा, बट रिलेवेंस तो है इसका, गजब रिलेवेंस है। ठीक है, दूसरी बात मेरे को जो लगती है, ये वाली अमेंडमेंट ये आप लोगों के लिए नहीं थी, आप लोगों के पहले आ चुकी है सर, आप लोगों के पहले वाले लोगों के लिए अमेंडमेंट आई थी, पर इंस्टीट्यूट ने अभी तक इसको टच नहीं किया। इंस्टीट्यूट ने बोला सर जो प्रोविजन गवर्नमेंट्स को लग रहे वो कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स को भी लगेंगे, वही सेम प्रोविजंस कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो मतलब समझ रहे हो सर, जहां पर मैं अभी तक ये पढ़ता था कि सर गवर्नमेंट ने अगर किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया तो रिवर्स चार्ज, तो वो अब यहां पर ये हो गया कि कोर्ट ने अगर किसी बिजनेस एंटिटी को प्रोवाइड किया तो भी रिवर्स चार्ज, कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल्स। इसका भी ऐसा अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बना नहीं है। आरटीपी आएगी, आरटीपी में होगा तो मैं देख लूंगा, बट अभी तक तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है, बड़ा सा पॉइंट नहीं है, बट पूछा नहीं है, पूछ सकता जरूर है। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट। ठीक है, ये पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है सर्कुलर। पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। ये यहां से यहां तक ना, ये ऊपर जो पढ़े थे ये सर्कुलर नंबर के साथ है, ये अगला पॉइंट है, ये अगला वाला पढ़ो। हाँ याद आया, रेंटिंग का एग्जाम्पल दिया था सर, जो रेंट के लिए गाड़ी ली जाती है और कोई पहले ही चला रहा है उस पे बैठते हैं, बहुत अंतर है दोनों में सर। ठीक है, क्योंकि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के लिए हम ऊपर केस पढ़ के आए सर, जो रिवर्स चार्ज में भी आता है और कुछ केसेस में रिवर्स में नहीं भी आता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम पहले भी समझे, ये वही पॉइंट है सर। ठीक, ई कॉमर्स ऑपरेटर का बड़ा प्यारा था सर, ये तो सिंपल सा क्या था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर्स आर लायबल टू पे जीएसटी, और अब हमें ये भी पता है सर ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए तो टीसीएस भी एप्लीकेबल है सर। ठीक है, तो सर यही लोग तो है टीसीएस कलेक्ट करने वाले। तो सर ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए हमने पहले बोला था सर, एक तो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो लायबल होगा सर, अब वो नहीं है, उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, तो तू अपने रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढ। अब तेरा रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है तो सरकार बोलती किसी को अपॉइंट कर जो तेरे बिहाफ में एक्ट करे और जीएसटी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करे। ठीक है, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर में जो ये पे करने वाली बात आती है, ये सिर्फ किस केस में आती है? सर्विसेज के केस में, गुड्स के केस में अभी ये बात नहीं है सर। ठीक है, अच्छा, और इसमें इसमें नहीं, बस बाकी तो ये बातें सिंपल होती थी। ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर इन सब केसेस में पे करता है सर, इन सब केसेस में पे करता है। ठीक है, इसमें मेरे हिसाब से अगर आपको कुछ अच्छे से पढ़ना है और ध्यान रखना है तो ये रेस्टोरेंट वाला याद रख लो यार। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विसेज अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट्स लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अगर स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस वाले रेस्टोरेंट हो और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी नहीं पे करेगा। अब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस क्या है? इन्होंने बोला सर ऐसे होटल एकोमोडेशन जिनका सर डिक्लेयर्ड टैरिफ ऑफ एनी यूनिट ऑफ अकोमोडेशन इज, एक भी यूनिट का एकोमोडेशन का रेट अगर 7500 पर यूनिट पर डे रहा
तो सरकार बोलती है ये अकोमोडेशन मतलब बड़े बड़े लोगों का, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल्स, इनके तो 7,500 आराम से एक रूम के जाते हैं। बड़े स्वीट रूम ले लो, कई बड़े बड़े रूम्स होते हैं, उनके चार्जेस आराम से चल जाते हैं। तो सरकार बोली अगर ये अकोमोडेशन है तो इनके केस में हम ई कॉमर्स ऑपरेटर को नहीं लाते बीच में, फिर इन लोग खुद पे करेंगे जीएसटी, क्योंकि ये लोग वैसे ही बहुत बड़े लोग हैं। हमने तो छोटे लोगों के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को बीच में लाया था, बड़े बड़े लोगों के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को थोड़ी लाएंगे बीच में। ये थोड़ा सा मेरे को लगता है ध्यान रखने वाला पॉइंट है, अभी तक एग्जाम में आया नहीं, बट स्टिल आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, फिर आईजीएसटी, 2 केसेस थे सर जहां पर आईजीएसटी की बात होती थी रिवर्स चार्ज में, याद है ना, 2 ही तो केस पढ़ते थे सर, जहां पर एनी सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन हु इज लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू एनी पर्सन टैक्सेबल टेरिटरी में अदर देन ऑनलाइन रिसिपिएंट। वो याद है ना, मैं बताया था यूएस का आदमी इंडिया वाले आदमी को सर्विसेज दे रहा है, सरकार बोलती थी रिवर्स चार्ज में। अच्छा, इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि हट गया रिवर्स चार्ज से, तो मेरा क्वेश्चन एग्जाम्प्ट हो गया? नहीं, अरे भैया टैक्सेबल तो आज भी है बट फॉरवर्ड में चले गया ये। तो देखो इन्होंने किसको हटाया, हटाया वाला भी तो याद रखना पड़ेगा ना। देखो क्या लिखा है, सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन लोकेटेड इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू द कस्टम पोर्ट इन इंडिया। मतलब बाहर वाला इंडिया में गुड्स भेज रहा है, पहले होता था इंपोर्टर मरता था रिवर्स चार्ज में, अब सरकार ने इंपोर्टर को छोड़ दिया, अब किससे लेने वाली बात है, जो बाहर भेज रहा है। कैसे लेगी, क्या लेगी, आपका दिमाग मत लगाओ, सरकार देगी, उसका टेंशन है कि वो कैसे लेगी सर, बट ये रिवर्स से हट गया, अब ये फॉरवर्ड में चले गया। आई बात समझ, बैठा दिमाग में? ये आप लोगों का चार्ज वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके जो क्वेश्चन है वो कंपोजिशन के साथ है, तो जब हम कंपोजिशन करेंगे तो इसके क्वेश्चंस भी साथ में कर लेंगे। ठीक है, ओके। कंपोजिशन स्कीम वन ऑफ द वेरी इजी चैप्टर, इंस्टीट्यूट पता नहीं अभी इससे क्वेश्चंस नहीं पूछ रही है, क्यों नहीं पूछ रही है आई डोंट नो दैट, बट अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, मतलब एकदम रॉकेट साइंस स्टफ नहीं है ये चैप्टर। कंपोजिशन स्कीम 2 ही सेक्शन पे बात करता है, सेक्शन 10 और 10 to A। 10 जो बात करता है वो बात करता है जहां पर कोई पर्सन गुड्स प्रोवाइड करता है, और मेनली गुड्स का काम है, थोड़ी बहुत सर्विसेज भी दे सकता है। 10 to A जो है वो पूरा टोटली सर्विसेज के लिए। ठीक है, चलो देखते हैं सर, बहुत इजी सा चैप्टर है। कंपोजिशन स्कीम सिंपल है सर, ये ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है मत लो, बट सिंपल सी बात है, अगर आप इसको लेना चाहते हो तो सरकार बोलती है हम आपका एग्रीगेट टर्नओवर देखेंगे, और आपका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये 75 लाख की भी लिमिट बोलते हैं सर, कुछ ऐसे स्टेट्स है, आपको ये स्टेट्स याद रखना चाहिए क्योंकि इन स्टेट्स के बेसिस में कई बार एग्जाम में घुमा देता है। ठीक है, तो स्टेट्स याद रखना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, उत्तराखंड। उत्तराखंड याद रखना, कई बार उत्तराखंड दिल से आता नहीं है सर 75 लाख के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड थोड़ा सा याद रखना। फिर आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इनके लिए लिमिट 1.5 तक पहुंच चुकी है। कंपोजिशन स्कीम में जो मेरे को लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एग्रीगेट टर्नओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट प्लस इसका ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट। एग्रीगेट टर्नओवर में आप ऑल टैक्सेबल सप्लाई रहते हो एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज, एक्सक्लूडिंग रिवर्स चार्ज। आपका इनवर्ड रिवर्स चार्ज नहीं लेते हो सर, जहां पर आप रिवर्स चार्ज में पे कर रहे हो वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आता है। ठीक है, ये चीज क्योंकि सिंपल सी बात है, वो आपका सप्लाई नहीं, वो किसी और का सप्लाई है, तो वो आपके में क्यों आएगा। फिर हम एग्जाम सप्लाई भी लेते हैं सर, बट एग्जाम सप्लाई में एक चीज नहीं लेते सर, एक्सटेंडिंग द सर्विसेज बाय वे ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, लोन, एडवांसेस, डिपॉजिट, जहां पर इंटरेस्ट और डिस्काउंट के फॉर्म में कंसिडरेशन हो, तो सरकार बोली इसको भी नहीं लेते हम एग्जाम में, बाकी सब लेंगे अपन, बाकी जितने भी एग्जाम होंगे सबको लेंगे। एक्सपोर्ट को लेते हैं, इंटरस्टेट लेते हैं, बट इंटरस्टेट वही लेंगे जो सेम पैन नंबर वाला हो, डिफरेंट पैन नंबर वाला होगा तो इंटरस्टेट नहीं लेंगे। टैक्सेस को हम एक्सक्लूड करते हैं सर एग्रीगेट टर्नओवर में, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी, ये सब एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, फिर हमने बोला सर कंपोजिशन स्कीम बेसिकली गुड्स वाले जो है वो बेसिकली 3 लोगों के लिए सर, एक होता है मैन्युफैक्चरर, एक होता है रजिस्टर्ड पर्सन, तीसरा इन्होंने लिखा है अदर सप्लायर। अदर सप्लायर में अपन एग्जांपल ट्रेडर लेते हैं सर। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के लिए इन्होंने सिंपल बोला 1% ऑफ द टर्नओवर। रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है सर, ये रेस्टोरेंट वाले हैं सर। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ये रेस्टोरेंट वाले, रेस्टोरेंट सर्विसेज है। बाप रे, सवेरे सवेरे तो मेरा हाथ ही नहीं चल रहा है। रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले सर,
रेस्टोरेंट वालों के लिए सरकार ने बोला सर 5% ऑफ द टर्नओवर, और अदर सप्लाई जिसमें हमने एग्जांपल कौन लिया था, ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर के लिए उन्होंने बोला सर 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई। यही अंतर है बाकी दोनों से सर, यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई लेते हैं। जब मैं टैक्सेबल बोलता हूँ ना सर, तो यहाँ पर फिर जब मैं 1% ऑफ टर्नओवर लूंगा तो एग्जेम्प्ट वाली नहीं लूंगा, ये चीज का ध्यान रखना होता है सर। ये बहुत सिंपल है, इसके एग्जाम में हम मतलब क्लासेस में हमने क्वेश्चंस भी किए सर। फिर सर्विसेज, गवर्नमेंट ने ये बोला भाई कोई आदमी अगर कंपल्शन स्कीम वाला है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, याद रखना मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर, रेस्टोरेंट वाले की बात नहीं हो रही है सर, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है, और अगर वो सर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है तो सरकार बोली कर सकता है भाई, तेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जितना टर्नओवर है उसका तेरा 10% और 5 लाख दोनों में व्हिचएवर इज हायर, इतना मैक्सिमम तू सर्विसेज दे सकता है, इससे ज्यादा सर्विसेज हम तेरे को देने नहीं देंगे। फिर कुछ केसेस है जहां पर कंपल्शन स्कीम आपको नहीं मिलती, सरकार ने बोला जिन 3 लोगों का नाम हमने बताया उसके अलावा किसी और को हम कंपल्शन देंगे नहीं सर। सर कंपल्शन स्कीम उस केस में भी नहीं मिलती सर जहां पर आप ऐसा कोई गुड सप्लाई कर रहे हो जो टैक्सेबल ही नहीं है जीएसटी में, अल्कोहलिक लिकर बाहर है सर। इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो कंपल्शन स्कीम की बात नहीं होती है, बट सेम पैन नंबर है तो ले सकते हैं, ठीक है। फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो कंपल्शन स्कीम ले नहीं सकते सर, और सरकार ने बोला कुछ नोटिफाइड है सर, जिसमें आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, टबैको प्रोडक्ट, फ्लाइंग एश ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्थन और रूफिंग टाइल्स, ये सब चीजों को सरकार ने बाहर रखा। सरकार ने बोला सर कंपोजिशन स्कीम हम इंटरस्टेट सप्लाई में नहीं देते, आप परचेस करो ना इंटरस्टेट, हम परचेस के लिए मना नहीं करते। परचेस के लिए सरकार इसलिए मना नहीं करती सर क्योंकि सरकार को ही पता है हम क्रेडिट तो देंगे नहीं सर, कंपोजिशन स्कीम में क्रेडिट तो होती ही नहीं है सर, तो आप परचेस कर लो ना, आपको जहां से परचेस करने कर लो, इंटरस्टेट सप्लाई बस मत करना। आई बात समझ, बैठा दिमाग में। अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, कंपोजिशन स्कीम में सर 1.5 करोड़ या 75 लाख की जो लिमिट है उसके ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है, मान लो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं गया, इस साल आपने कंपोजिशन लिया, इस साल आपका टर्नओवर हो गया 1.8 करोड़, तो सिंपल सी बात है सरकार बोलती थी 1.5 तक तो तू कंपोजिशन चला, जो 30 तेरा एक्सीड कर गया उस 30 पे तेरे को क्या करना है, नॉर्मल टैक्स रेट लगाना है। नॉर्मल टैक्स रेट 18% होता है, अब क्वेश्चन में 12 देगा तो 12 लगाना है ना, 18 ही मत लगा देना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम का टैक्स आप किसी से कलेक्ट नहीं कर सकते सर, ठीक है, और कंपोजिशन स्कीम रिवर्स चार्ज वालों के लिए होती भी नहीं है सर, ठीक। इसके बाद कंपोजिशन में हमने दूसरा पार्ट पढ़ा था सर जिसको प्रिजम्पटिव स्कीम भी बोला जाता है 10 to A, ये सर्विसेज वालों के लिए होती है सर, ये बेसिकली सर्विसेज वालों के लिए है। सरकार बोलती है ऐसा कोई पर्सन है जो ज्यादातर सर्विसेज का काम करता है उसके लिए ये है। पुरानी वाली कंपोजिशन स्कीम जो अभी हम पढ़े और इसमें मेनली एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो मेरे को लगता है वो है 6%, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर 6% की बातें होती है, ये 6% की बातें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, ठीक है। आई बात समझ, यहाँ पर भी कंडीशन सेम होती है। एक चीज याद रखना, जो बंदा वो पुरानी वाली कंपोजिशन स्कीम ले रहा है वो नई वाली कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। यहाँ पर टर्नओवर जो होता है सर ग्रॉस रिसिप्ट बोल सकते हो, क्योंकि सर्विसेज है तो ग्रॉस रिसिप्ट भी बोल सकते हो, बट इन्होंने टर्नओवर के सेंस में बोला कि भैया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तुम्हारा टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, तुम्हारा 50 से एक्सीड किया तो तुम इस साल ले नहीं पाओगे सर, और अगर मान लो पिछले साल 50 से एक्सीड नहीं किया और इस बार 80 हो गया तो सरकार बोली 50 तक तो 6% कर ले, जो बचा 30 लाख है उस पे तू नॉर्मल टैक्स रेट लगाना। अब नॉर्मल वो क्वेश्चन में आपको देगा सर कितना है क्या है करके, समझ आया। यहाँ पर भी वही पुरानी वाली बातें जो चलती है वो वही बातें चलेगी सर, आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, सेम पैन नंबर हो तो बात अलग होती है सर, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों को मिलेगा नहीं, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नॉन रेसिडेंट वाले को मिलेगा नहीं सर, फिर जो क्या बोलते हैं नोटिफाइड गुड्स है उस केस में ये मिलता नहीं है सर, ठीक है। ये बातें सेम है जो वहां पर एप्लीकेबल है। एक चीज याद रखना सर, कोई भी कंपोजिशन स्कीम वाला टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है। वैसे तो इनवॉइस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वो वहां कवर करते हैं, बट स्टिल यहाँ के लिए भी एक बार रिमाइंड करवा दिया सर, ठीक है। यहाँ पर याद रखना 6% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर है, यहाँ 6% ऑफ द एग्रीगेट मतलब एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों आएगा सर, यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि टैक्सेबल टर्नओवर, यहाँ एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों आएगा सर, ठीक है। अच्छा मुझे जो लगता है पूरे कंपोजिशन स्कीम के लिए जब हम एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं तो मेरे को लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो एग्रीगेट टर्नओवर आपको दो पर्पस के लिए देखना होता है, एक होता है एलिजिबिलिटी और एक होता है टैक्सेबिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एलिजिबिलिटी के लिए आप अलग देखते हो और टैक्सेबिलिटी के लिए अलग देखते हो। जब आप एलिजिबिलिटी के लिए देखते हो तो आपको जो बेसिक वो लिमिट होती है 20 लाख की 10 लाख की उसको इंक्लूड करना होता है एग्रीगेट टर्नओवर में, जब आप एलिजिबिलिटी के लिए देखते हो,
वापस रिपीट करता हूं, जब मैं कंपोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी के लिए चेक कर रहा हूं, ये मैं रेगुलर क्लासेस में ऐसे चार्ट बना के बताया भी था सर, कि जब हम क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी के लिए देखते हैं, तो एलिजिबिलिटी के लिए जब मैं एग्रीगेट टर्नओवर देखूंगा, तो एग्रीगेट टर्नओवर में सर वो टर्नओवर भी इंक्लूड करूंगा जिस टर्नओवर के लिए मैं टैक्सेबल नहीं था, मतलब 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, जो भी होगा एज द केस में भी। बट सर जब टैक्सेबिलिटी के लिए देखने जाऊंगा, तो टैक्सेबिलिटी के लिए वो टर्नओवर को अपन क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, जितने टर्नओवर तक हम टैक्स के लिए लायबल नहीं थे, जीएसटी के लिए लायबल नहीं थे, क्योंकि सर यहाँ टैक्स पे करना है, तो टैक्स पे करना है तो वही टर्नओवर लूंगा ना जिसमें टैक्स की बात आती है सर। आया समझ, बैठा दिमाग में। एलिजिबिलिटी और टैक्सेबिलिटी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर ध्यान रखना, जो अपन रेगुलर क्लासेस में चार्ट बनाया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना सर, ठीक है। इसके बाद सर कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे, कोई डायरेक्ट इससे बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं सर, ठीक है। तो इससे आप रिलेटेड ये याद रखना सर कि कंपोजिशन स्कीम के रिलेटेड आपको इंटीमेशन देना पड़ता है फॉर्म जीएसटी REG 01 में कि भाई हम कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं। जब से आप बताओगे वो बिगनिंग ऑफ द ईयर से इफेक्टिव होती है। ITC वगैरह के डिक्लेरेशन देना पड़ता है, स्टॉक वगैरह के डिक्लेरेशन देना पड़ता है सर, ठीक है, ये सब चीजें पढ़े थे सर। उसके बाद कंपोजिशन स्कीम का अगर वॉयलेशन करते हो तो सीजेशन हो जाएगा सर विद इन 7 डेज, आप विड्रॉ कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम के लिए सर, ठीक है। फिर उसके बाद शो कॉज नोटिस 15 डेज, फिर आप उस रिप्लाई करते हो शो कॉज नोटिस का सर, फाइनल ऑर्डर 30 डेज के अंदर पास होता है। ये आपको एक बार रीड करना चाहिए, एकदम घोट के याद मत करना, बट रीड जरूर करके जाना, इन केस अगर एमसीक्यू में आया तो देख के पता चल जाएगा सर आंसर। कंपोजिशन स्कीम में मेरे को लगता है ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दिस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। इस तरह कंपोजिशन स्कीम में एक ही तो रिटर्न फाइल करते हो आप, ठीक है, वो भी एनुअली हो जाती है सर। 30 अप्रैल लास्ट डेट है सर, ठीक है। GSTR 4 सर, इनमें पेमेंट क्वार्टरली होता है सर, पेमेंट तो क्वार्टरली होता है, तो अप्रैल में जून का पेमेंट कब होगा, 18 जुलाई लास्ट डेट है ना, 18 जुलाई। ये डेट मेरे को लगता है जो इंपॉर्टेंट है, और इसमें फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, GST CMP 08 और GSTR 4, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट वाली बात है। आई बात समझ। कंपोजिशन में आज ज्यादा कुछ है नहीं। अब चार्ज और कंपोजिशन, चार्ज पिछली बार रिवाइज किए थे, कंपोजिशन अभी कर लिए। अब दोनों के क्वेश्चंस देखते हैं और उसके बाद फिर प्लेस ऑफ सप्लाई में मूव करेंगे, ठीक है। चलो इंस्टीट्यूट मैट के देख लेते हैं क्वेश्चंस। ये भगवान, इनको प्रणाम करते हो कि नहीं? रोज सवेरे उठ के पहले इनको प्रणाम किया करो, वो फोटो वोटो लगा लो जहां सोते हो आप, बोले अगले 3 महीना आप ही सहारा हो, मतलब अरे बाबा ठीक है जी, जितना भी बचा है उतने के लिए यही सहारा है, तो ऐसे फोटो वोटो लगा के इनको बोला करो आप ही हमारे सहारा हो। वो जैसे अपन भगवान के लिए का गाना नहीं गाते, तू ही जग का सहारा है, नहीं 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 नहीं, तो इनके लिए भी एक आध गाना गा दिया करो कि आप ही हमारे सहारा हो, हमें तो आप ही कराओगे पास। क्या बोल रहे हैं? चलो चार्ज करते, चार्ज के क्वेश्चन निपटाते, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई करेंगे 11, और बीच में चैप्टर्स में भी कुछ है, 2-3 ही है, ज्यादा नहीं है, जल्दी हो जाएगा, बहुत इजी है चार्ज और कंपोजिशन के क्वेश्चन। मेहनत और दम कहाँ लगेगी पता है? एग्जामिशन में। जिस दिन एग्जामिशन पढ़ेंगे ना उस दिन भयानक दम लगेगा, क्योंकि वो चार्ज से कनेक्ट हो जाता है पूरा, तो उसमें दम लगता है, फिर बहुत दम लगता है, बहुत बड़ा है। अच्छा, बहुत बड़ा होता है वो। देखना यार, पेन नंबर बताना तो क्वेश्चन 3.53, मतलब नीचे, काफी नीचे। 3.53, अभी तो 28 में पहुंचा हूं मैं, 53 तो नीचे, आसपास ही होगा यार। 53, 3.53 आ गया, आसपास ही हम। ये रहा, चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन देखो। Taxpayer Tolaram is a manufacturer who opted for composition levy for the goods having one unit A1 in UP, another unit A2 in MP. ठीक है,
total turnover of the two units in the preceding financial year was 115 lakh. सर तो क्या इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर एक्सीड करता है? नहीं। क्या ये कंपोजिशन ले सकता है? डेफिनेटली ले सकता है, कोई इशू नहीं है। Turnover of the unit of A1 and A2 in the first quarter of the current financial year is 5 lakh and 10 lakh respectively. तो सिंपल है, तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया सर। 5 + 10 × 1%। ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इजी हो गया ना, इसमें कुछ है ही नहीं, बहुत ज्यादा इजी है सर। अमाउंट पेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो सिंपल है, 5, 10 उसका 1% कर लोगे तो आ जाएगा आंसर। ये तो बहुत ज्यादा इजी है। आओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सपेयर भोलाराम इज द ट्रेडर। अब ट्रेडर बोलता है ना, तो इससे बहुत फर्क पड़ जाता है सर, क्योंकि यहाँ पर हम टैक्सेबल टर्नओवर देखेंगे। Who has opted for composition levy for goods of both taxable and exempted goods? मेरा क्वेश्चन exempted goods आएगा कि नहीं आएगा? टैक्सेबिलिटी के लिए नहीं आएगा, एलिजिबिलिटी के लिए तो आएगा सर, ठीक है। गुड्स exempted by way of a notification. It has one retail showroom A1 in Punjab and another retail showroom A2 in Rajasthan, both selling taxable as well as exempted goods. Total turnover including taxable and exempted of the two showroom in the last financial year was 115 lakh. ठीक है भाई, exempted और taxable दोनों मिला के है ना, बट ये क्या कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? हाँ डेफिनेटली ले सकता है। Turnover of the showroom A1 and A2 in the first quarter of the current financial year is 35 lakh, जिसमें A1 का 15 है, उसमें भी 5 लाख टैक्सेबल है और 10 लाख एग्जेम्प्टेड है। ओ माय गॉड, जो 10 लाख एग्जेम्प्टेड है क्या उसको लूंगा? ना, उसको तो बाहर करो। तो हमें 5 लाख से मतलब है A1 के। A2 में 20 लाख का टर्नओवर है, जिसमें से 10 लाख टैक्सेबल है और 10 लाख एग्जेम्प्टेड है। तो सर एग्जेम्प्टेड हटाओ, 10 से मतलब है, तो हमें मतलब इन दो से 5 और 10 इंटू 1%। समझ आई बात? ये बस ध्यान रखने वाली बात है कि टैक्सेबल टर्नओवर लेना है, बाकी तो इजी था क्वेश्चन, कुछ ऐसा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो। टैक्सपेयर पद्मावती is a saloon artist who has opted for composition levy for services having one branch B1 in Vasant Kunj, Delhi, another branch B2 in Gurgaon, Haryana. Total turnover of the two branches in the last financial year was 45 lakh. 25 lakh plus 20 lakh respectively. The turnover of the branch B1 and B2 in the first quarter of the current financial year is 5 lakh 10 lakh. मेरा क्वेश्चन पिछले साल के 50 से एक्सीड कर रहा है? नहीं। क्या हम कंपोजिशन ले सकते हैं? यस, प्रिजम्पटिव ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो करेंट फाइनेंशियल ईयर में कितना है? 5 और 10, 5 और 10 15, 15 का 6%। अबे कितना है? 15 का 6% कितना है नालायकों? कैलसी चलाओ। 90,000 करो करो करो। 15 लाख, 15 6 है 90, करो करो सब करो, कर लो कर लो कर लो, 90 चाहेगा, विश्वास करो जी। थैंक यू। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब नीचे ये शायद डायरेक्ट, ये तो आगे लेटेस्ट रिकैप्चुलेट में है। चलो आओ सर। नहीं नीचे भी है ना। वाह, चार्ज अच्छा टॉपिक है मैम। वो दिक्कत ये है कि यहाँ पर ज्यादा नहीं है, वो जब एग्जामिनेशन के साथ होता है ना तो चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है, अभी कुछ ज्यादा नहीं होता है। देखो, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। थैंक यू, पहले से ही बता दिया। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल टू अ बिजनेस टू एनी बिजनेस एंटिटी, क्या ये एग्जेम्प्ट है? क्या ये एग्जेम्प्ट है? आधे लोग सोच रहे हैं सर डिपेंड करता है, अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है ना सर तो ये एग्जेम्प्ट है, और अगर बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड कर रहा है ना सर तो ये रिवर्स चार्ज है। यही एग्जेम्पशन में हमें सीखना है, यही सीखना है। चलो मैं अभी एग्जेम्पशन ज्यादा नहीं छूता, अभी रिवर्स चार्ज पे चलता हूँ, बट जिस दिन एग्जेम्पशन पढ़ाऊंगा ना उस दिन पूरा रिवर्स चार्ज भी छूंगा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, बताओ भाई, आप ही लोग देख के बताओगे, मेरे को तो सब याद है सर, मैं बताऊंगा तो मेरे को तो सब याद है। बताओ, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, कंपनी प्रोवाइड कर रही है। फॉरवर्ड चार्ज हमने क्या पढ़ा था सर? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू एनी पार्टनरशिप फर्म और बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स चार्ज होता था, ये तो फॉरवर्ड होगा सर, कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रेंटिंग ऑफ इमल प्रॉपर्टी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, रिवर्स। इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन, इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन था ये। हाँ, थर्ड पॉइंट एग्जाम का क्वेश्चन था, बस अंतर इतना था रजिस्टर्ड दिए, एग्जाम में अनरजिस्टर्ड था।
अबे कुछ तो चेंज करेगा, सब कुछ सेम दे देगा तो रैंक नहीं ले आओगे। ठीक है, अगला देखो, Vivek Goyal, an independent director appointed in accordance with the provision of the Companies Act 2013 A to Z Private Limited, has received sitting fees amounted to rupees 1 lakh from A to Z Private Limited for attending the board meeting. मेरी एक रिक्वेस्ट है, नहीं ये तो रिवर्स है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि इससे रिलेटेड एक सर्कुलर आया है, इसी पॉइंट से रिलेटेड, डायरेक्टर से रिलेटेड, हम्बल रिक्वेस्ट है, वो सर्कुलर जरूर देख के जाना, अमेंडमेंट की वीडियो में है। आप चाहो तो अमेंडमेंट की शीट में भी आप लोग के पास है, नहीं तो अमेंडमेंट की वीडियो में है। डेफिनेटली चांसेस है क्वेश्चन बनने के। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर हो सकता है इसी का बने, वो एग्जामिनेशन से कनेक्ट करके बनाएगा, क्वेश्चन बनने के बेहद चांसेस है। बहुत गजब सर्कुलर है सर डायरेक्टर को लेके, बहुत गजब, इतनी गजब, मतलब वो सर्कुलर आने के बाद ऐसा लगा कि ये वाला भी एक पार्ट था जो सोचना चाहिए था। तो प्लीज जरूर वो सर्कुलर देखना। ये तो रिवर्स चार्ज है सर, ये तो एकदम सिंपल है सर, ये रिवर्स चार्ज। रघु एसोसिएट्स प्रोवाइड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू विव इन क्रिकेट एकेडमी एलएलपी। पहला क्वेश्चन सर, एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फॉर्म, गलत। याद रखना रिवर्स चार्ज के लिए एलएलपी पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कवर होती है। प्लीज रिक्वेस्ट, आप लोग जो सोच रहे हो वो गलत नहीं है, आप लोग लॉ में पढ़ के आए हो, लॉ में जो सीखे हो, मैंने कहीं गलत नहीं बोला, बट फॉर द टैक्स पर्पस, फॉर द चार्ज पर्पस, आपको एलएलपी को पार्टनरशिप फॉर्म का पार्ट मानना है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहां जहां पार्टनरशिप पढ़ोगे वहां वहां एलएलपी सोचोगे सर आप। ठीक है, तो ये तो सिंपल सर, सिंपल सी बात है सर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज है, प्रोवाइड कर रहा है सर टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप इंक्लूड्स एलएलपी, इसलिए रिवर्स चार्ज। ये इजी है, बट मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहा हूं सर। लीगल फीस इज रिसीव बाय Rushruth, an advocate from Tatva Trading Company, engaged in making taxable supply, located in Maharashtra, having a turnover of 50 lakh in the preceding financial year. क्या रिवर्स चार्ज लगेगा? बताओ भाई। यस, रिवर्स चार्ज लगेगा क्योंकि बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर एक्सीड कर रहा है। 50 लाख है ना सर, 40 लाख के भी ऊपर चले गया सर। ठीक है, रिवर्स चार्ज तो कौन पे करेगा? ठीक है, तत्व ट्रेडिंग एग्जाम में कोई ऐसे ही मजे ले लेता है, कौन पे करेगा भाई? रिवर्स चार्ज है तो रिसिपिएंट ही पे करेगा, पर वो मजे ले लेता है, तो भाई तैयार रहो, उसके लिए भी तैयार रहो। State the person liable to pay GST in the following independent cases provided recipient is located in a taxable territory. Okay भाई। Services supplied by insurance agent to an insurance company, ये तो रिवर्स चार्ज है, इंश्योरेंस कंपनी मरेगी। Services supplied by recovery agent to a car dealer, वेरी बैड। रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर बोला मैंने सर, कार डीलर कभी था ही नहीं रिवर्स चार्ज में, बैंक्स थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, May 23 के एग्जाम का क्वेश्चन था, मेरे को तो याद रहेगा सर, आप भूल जाओगे सर, मेरे को तो याद रहेगा। मैं हूं, अभी मैराथन बचा, अभी तो ये चल रहा। हाँ जी, एक सेकेंड, एक साथ बोल रहे हो, दोनों एक साथ बोल रहे हो आराम से। बैंकिंग के लिए रिवर्स है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ सर, कार डीलर है, ध्यान रखना, May 23 के एग्जाम्स में आ चुका है, पूछ सकता है दोबारा, कोई बड़ी बात नहीं सर, अच्छा पॉइंट है। अगला देखो, सिक्योरिटी सर्विसेज, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड बाय पार्टनरशिप फॉर्म टू अ रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम। बोलो भाई, सिक्योरिटी सर्विसेज क्या था? सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए आप सोचो, मैं तो बता दूंगा सर। क्या रिवर्स में आएगा? यस, क्योंकि ये लिखा हुआ था सर, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है सर, ये तो पार्टनरशिप फॉर्म है, रिवर्स में जाएगा। क्लियर? अगला देखो, सुल्तान एंड सन्स अ पार्टनरशिप फॉर्म बेस्ड इन नागपुर महाराष्ट्र इज अ होलसेलर of a taxable product P and product Q exempt by way of notification only with the state of Maharashtra. Its aggregate turnover in the preceding financial year is 130 lakh. क्या ये कंपोजिशन स्कीम ले सकता है? Yes, कोई दिक्कत नहीं सर, टर्नओवर एक्सीड नहीं कर रहा है। The firm wishes to offer the composition scheme under subsection 1, 2 of the section 10 in the current financial year.
However, its accountant is of the view that a person engaged in making of exempt goods is not eligible for the said scheme. गलत. हमें ये बताना है सर एग्रीगेट टर्नओवर में exempt भी आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A person availing compulsion scheme under subsection 1(2) of the section 10 in Haryana during a financial year crossed the turnover of 1.5 crore in the month of December. Will he be allowed to pay tax under compulsion scheme for the remainder of the year? Sir, 1.5 करोड़ तक तो ये 1% या 5% जो भी होगा कर ले, बट उसके ऊपर का जितना भी होगा ना सर, उसमें नॉर्मल टैक्स आ जाएगा सर. ठीक है, नॉर्मल टैक्स रेट डिपेंड करेगा सर कि वो 12 है कि 18 है, डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन में बताएगा. Determine whether the supplier in the following cases are eligible for compulsion scheme under section 10(1), 10(2), provided their turnover in the preceding financial year does not exceed 1.5 crore. Mohan Enterprises is engaged in only in trading of pan masala. Very very important. Notified goods के केस में नहीं, गलत बोल रहे हो, बोलने तो दो मेरे को. नोटिफाइड गुड्स के केस में लिखा हुआ था कि सर अगर उसके मैन्युफैक्चरर हो तो आप कंपल्शन स्कीम नहीं ले सकते, अगर आप उसके ट्रेडर हो तो ले सकते हो. सर प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर क्लासेस में भी स्टार करके लिखवाया था कि अगर मैन्युफैक्चरर हो तो नहीं ले सकते. मैंने बोला था मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम नहीं ले पाता है, ट्रेडर ऑफ आइसक्रीम आज भी कंपल्शन स्कीम ले सकता है. सर प्लीज ये पॉइंट को ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर. ठीक है. सुगम मैन्युफैक्चरर हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब एंड हरियाणा एंड सेल goods manufactured by it in the neighboring state. सर इंटर स्टेट के केस में आप नहीं लेते, कंपल्शन स्कीम नहीं लेते हैं सर इंटर स्टेट में. ठीक है. अगला देखो, सुब्रमण्य Enterprises has 2 registered places of business in Delhi. Its aggregate turnover in the preceding financial year for both the places of business is 120 lakh. It wishes to pay tax under compulsion levy under the section 10(1), 10(2). क्या ये ले सकता है? हाँ. बट आगे लिखा है फॉर वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ बिजनेस फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर while continuing paying tax under normal levy for the other. हम सीख क्या आए थे सर, हम बहुत अच्छे से सीखे थे रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में कि सर या तो आप दोनों जगह कंपोजिशन ले लो या तो आप दोनों जगह नॉर्मल ले लो. आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह कंपोजिशन और एक जगह नॉर्मल, ये वाली काम नहीं कर सकते सर आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. मिस्टर अजय हैज अ रिपेयर सेंटर registered under GST where electronic goods are repaired serviced. His repair center is located in the state of Rajasthan and is not engaged in making any inter-state supply of services. His aggregate turnover in the preceding financial year is 45 lakh. Fine. ये अभी भी ले सकता है सर presumptive 10(2)(a) का. With reference to the provision of CGST Act 2017, examine whether Mr. Ajay can opt for the compulsion scheme under section 10(1), 10(2) for the current financial year. No. 10(1), 10(2) नहीं ले सकता सर, वो तो गुड्स का है, ये तो रिपेयर का काम कर रहा है, तो ये 10(1), 10(2) नहीं लेगा सर, 10(2)(a) ले लेगा सर. और whether he is eligible to avail the benefit of compulsion scheme under section 10(2)(a? Yes, definitely 10(2)(a ले सकता है. Considering the option of payment of tax available to Mr. Ajay, compute the amount of total tax payable by him in the current financial year, assuming his aggregate turnover in the current financial year is 35 lakh. तो 35 lakh का 6% 2,10,000. ठीक है, 2,10,000. Will your answer be different if Mr. Ajay procure few items required for providing repair services from neighboring state of मध्य प्रदेश? सर आप प्रोक्योर नहीं कर सकते अगर आप प्रिजम्पटिव में चल रहे हो 10(2)(a) में. अगर आप कंपोजिशन 10(1) में होते ना तो आप खरीद सकते थे सर. ये चीज का ध्यान रखना, छोटा सा पॉइंट है, याद रखने वाला पॉइंट है. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन है सर, इसके बाद चार्ज और कंपोजिशन खत्म. United Electronics, a registered dealer, is supplying all types of electron. मैं डर गया पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन में क्या हुआ. बहन तेरी साइज देख और चिक्कली की साइज देख. चिक्कली इतनी सी, चिक्कली ऐसे ही जाती है बहन, चिक्कली और कैसे जाएगी. अच्छा कोई बात नहीं, वो चले गए बहन. लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज लास्ट क्वेश्चन प्लीज. United Electronic, a registered dealer, is supplying all types of electronic appliances in the state of Karnataka. Its aggregate turnover in the preceding financial year by way of supply of appliances is 120 lakh. The firm also expect to provide repair and maintenance services of such appliances for the current financial year. तुम करो ना सर,
थोड़ा बहुत सर्विसेज का काम कर सकते हो। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 10% और 5 लाख दोनों में विच एवर इज हायर, तो 120 लाख का 10%, 12 लाख और 5 लाख दोनों में विच एवर इज हायर। हायर तक आप सर्विसेज दे सकते हो, मतलब 12 लाख तक की आप सर्विसेज दे सकते हो, इससे ऊपर नहीं दे सकते। ठीक है। With reference to the provision of CGST Act 2017, examine whether the firm can opt for composition scheme. Yes. ठीक है। If yes, up to what amount the services can be supplied? अभी तो पड़े सर 12 लाख। समझ आया? ये आपका चार्ज और कंपोजिशन पूरा कंप्लीट हुआ, रिवीजन क्वेश्चन सब कंप्लीट। आई बात समझ? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ओके, थैंक यू।